हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। और लेक्चर्स कैसे चल रहे हैं? अच्छे सर, समझ आ रहा है सब? जी सर। चलो, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? सर हम लोग देख रहे थे वेरियस इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर सर हमने आरबीआई हमारा देख लिया, नीति आयोग हमने देख लिया सर, और क्या देख लिया सर हमने? सीसीआई देख लिया। ऐसे ही एनसीएलटी करके हमने देखा था सर, कल आईबीबीआई देखा था सर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर। इसी तरीके से उसी सीक्वेंस के अंदर सर एनसीएलटी के बाद उसी का एक और बड़ा भाई आता है सर। बड़ा भाई, बड़े भाई का नाम क्या है सर? एनसीएलएटी। ठीक है जी सर। चलो, इसके साथ साथ आपके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे होंगे शायद कि सर एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे? तो देखो, आप लोगों को अपने माइंड में एक चीज़ सेट करके रखनी है, एग्जाम तो होंगे। अगर एग्जाम जुलाई में नहीं होंगे तो अगस्त में हो जाएंगे, अगस्त में नहीं तो सितंबर में, सितंबर में नहीं तो अक्टूबर में। हमें हमारी प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग किसी भी टाइप की कोई भी डील नहीं छोड़नी है। और सर जो हमारा टारगेट है फर्स्ट रैंक इन सीएस, उसी के लिए हम लोग काम करते रहेंगे और हम एनी हाउ उसको अचीव करके रहेंगे। आप लोग खुद के अंदर विश्वास रखो कि आपको जो टारगेट आपने सेट किया है वो आपको अचीव करना है। और ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप लोग एफर्ट्स करोगे तो हमारी जो पूरी टीम है वो आपके साथ है। आप लोग एफर्ट्स करते रहिए, आपको अपने एफर्ट्स में किसी भी तरीके की कमी नहीं लानी है। चाहे आपके बाहर किसी भी तरीके के रूमर्स चलते रहे, क्यों पढ़ रहा है, तू तो बेवकूफ़ है, तू तो पागल है, एग्जाम्स ही नहीं होने, दिस एंड दैट, आपको उन सभी चीज़ों को साइड में छोड़ करके क्या करना है? खुद की स्टडी पे फोकस करना है। ठीक है जी सर। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। क्या है सर हमारा आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है सर हमारा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलएटी। सर एनसीएलटी कब आया था? एनसीएलटी आया था सर 2016 के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन सर 408। तो सर उसी के साथ क्या आ गया था? एनसीएलएटी आपका आ गया था। कब सर? 2016 के अंदर। इफेक्टिव डेट सर एनसीएलटी की क्या थी? 1 जून 2016। तो सर एनसीएलएटी की भी क्या है? 1 जून 2016। दोनों जो आपके सर 1 जून 2016 से क्या हो गए थे? इफेक्टिवली वर्किंग में आ गए थे। ठीक है जी सर। एनसीएलटी का सेक्शन था 408, एनसीएलएटी का सेक्शन कौन सा है? 410। ठीक है जी सर। चलो देखते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसको सर शॉर्ट में मैं क्या बोलता हूं? एनसीएलएटी। क्या करता है सर ये? सर ये भी जिस तरीके से आपका एनसीएलटी वर्क करता है, ठीक उसी तरीके से आपका एनसीएलएटी भी वर्क करता है। ठीक है जी सर। हियरिंग्स अपील, कौन सी अपील सुनता है सर? ये हियरिंग करता है किसकी? अपील्स की, अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एनसीएलएटी। एनसीएलटी सर, एनसीएलटी ने अगर कुछ बोला, कुछ किया ना, अभी छोटे भाई ने कुछ शरारत की तो उसकी शिकायत कहाँ करोगे सर? बड़े भाई के पास। तो एनसीएलटी क्या है? छोटा भाई, उसकी शिकायत लेकर के कहाँ जा सकते हो? बड़े भाई के पास। बड़ा भाई कौन? एनसीएलएटी। ठीक है जी सर। चलो, उसके बाद अगर हम लोग देखें कब से हुआ ये स्टार्ट सर, कह रहा है सर हियरिंग अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016। 1 जून 2016 के बाद सर एनसीएलटी के जो भी ऑर्डर्स वगैरह आएंगे उन सब के अगेंस्ट में हम लोग कहाँ जा सकते हैं? एनसीएलएटी के अंदर जा सकते हैं। इससे पहले क्या था सर? इससे पहले आप छोड़ दो, जो कंपनी लॉ बोर्ड था आपका सर, जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर जो चल रहा था, उसी के जो प्रोविजंस थे वो सारे आपके एप्लीकेबल थे। बट 1 जून 16 से क्या किया गया? उन प्रोविजंस को हटाया गया और जो कंपनीज एक्ट 2013 के जो न्यू सेक्शंस थे उनको एप्लीकेबल किया गया आपके सिलेबस के अंदर, और कंपनीज एक्ट के अंदर उनको क्या किया गया? इनकॉर्पोरेट किया गया। ठीक है जी सर। इसके बाद सर ये तो बात होगी एनसीएलटी की, इसके अलावा भी और कोई काम एनसीएलएटी करता है क्या? देखो, इट ऑल्सो हियर्स अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स पास्ड बाय एनसीएलटी। अगेन सर एनसीएलटी के ऑर्डर्स की ही जो हियरिंग्स है उनको कर रहा है अंडर सेक्शन 61 ऑफ आईबीसी। सर ये आईबीसी क्या है? कल हमने देखा ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो सर जो आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है, उसके सेक्शन 61 में अगर कुछ केसेस निपटाए हैं किसने? एनसीएलटी ने। कल आपको बताया था मैंने लेक्चर के अंदर कि सर अगर
आईबीबीआई के जो केसेस हैं उन सब की हियरिंग कहाँ होती है? एनसीएलटी के अंदर होती है। अगर कोई पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है आईबीसी के ऑर्डर से तो वो कहाँ जा सकता है? सर वो जा सकता है एनसीएलएटी के पास। कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2016। 1 दिसंबर 2016 के बाद अगर किसी पर्सन को आईबीसी कोड 2016 के सेक्शन 61 के अंडर अगर कोई प्रॉब्लम है, जो भी डिसीजंस है उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो सर वो कहाँ जा सकता है? वो अपना दुखड़ा जाकर के रो सकता है एनसीएलएटी के पास। एनसीएलटी उसको बुलाएगा, प्यार से पुचकारेगा, आजा 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 बता तेरी क्या समस्या है, आराम से सुनेगा और उसके बाद क्या करेगा? उसकी सारी बातें सुनने के बाद अगर उसको लगा कि हाँ इसका रोना जायज है, ये बेचारा बच्चा सही रो रहा है, तो कोई बात नहीं, वो उसकी बातें सुन करके जो भी ऑर्डर्स एनसीएलटी ने दिए थे उनकी जगह वो नए ऑर्डर इशू कर सकता है। जो ओल्ड ऑर्डर्स थे उसके अंदर कुछ करेक्शंस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उन ऑर्डर्स को सेट असाइड कर सकता है। बोले छोड़ो एनसीएलटी तो पागल है, उनकी बात छोड़ो, अब आप लो, आप हमारी बातें सुनो, आप एक काम करना, आप इस तरीके से आप ये कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उसको लगता है नहीं एनसीएलटी तो सही है तो बोलेगा सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, जो एनसीएलटी ने बोला वो सब क्या है? वो सब सही है, आप जो भी एनसीएलटी बोल रहा है आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है जी सर। चलो उसके साथ साथ क्या है सर? इट ऑल्सो हियर्स अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड बाय आईबीबीआई अंडर सेक्शन 202। सर आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने के जो सेक्शन 202 के अंदर ऑर्डर्स इश्यू होते हैं वो सारे ऑर्डर्स की हियरिंग करने का काम भी किसका है सर? एनसीएलएटी का है। और सर उसी के साथ साथ सेक्शन 211 ऑफ आईबीसी, ऐसे केसेस जो सर कहाँ चल रहे हैं? आईबीबीआई के पास हैं। आईबीबीआई के पास जो केसेस है सर अंडर सेक्शन 212 और सर सेक्शन 211 ऑफ आईबीसी, उन सब की हियरिंग करने का काम भी किसके पास है सर? एनसीएलएटी के पास काम है। ठीक है जी सर। अब कह रहा है सर क्या होता है, कोई भी एक्ट जब आता है तो उसके अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं। जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन से यूज़ करते हो ना, जब आपका एंड्रॉयड वर्जन आया था तो सबसे पहले क्या, अभी जो आप ये 10, 11 एंड्रॉयड कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है यूज़ कर रहे हो ना, क्या स्टार्टिंग एंड्रॉयड की यहीं से हुई थी? नहीं सर, एंड्रॉयड की स्टार्टिंग बेसिक वर्जन से हुई थी 2.6 करके 3.5, 4.3, पता नहीं कौन कौन से कितने सारे वर्जन आते गए, है ना। जो आप लोग कभी क्या बोलते हो उनको, किटकैट, लॉलीपॉप, जोलीबीन, कौन कौन से वर्जन आए ना, वो सब क्यों आते हैं? तो देखो सर क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हम लोग बनाते हैं उसके अंदर कई बार बहुत सारी कमियां रह जाती है। धीरे धीरे हमें उन कमियों का पता चलता है, उन शॉर्टकमिंग्स का हमें पता चलता है, और उन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए सर क्या लाया जाता है? अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं। ऐसे ही सर हर साल जो आपके एक्ट बने हुए हैं इनके अंदर भी जैसे जैसे कंपनीज को, जैसे जैसे गवर्नमेंट को कुछ कमियां पता चलती है सर, तो फिर वो क्या करती है, इन एक्ट्स के अंदर अमेंडमेंट लाती है। ऐसा ही एक अमेंडमेंट लाया गया सर, कब से? 26 मई 2017 से। From 26 May 2017, NCLAT also hears and dispose of, सर सुनेगी भी और डिस्पोज ऑफ भी करेगी, इन सब के अंदर ही है सर। ये हियरिंग तो करती ही करती है, सुनेगी तो सही, सुनने के बाद आपको सॉल्यूशन नहीं देगी तो सुनने का फायदा क्या हुआ? तो सर सुनती भी है और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाती है। किस चीज़ का? अपील अगेंस्ट डायरेक्शन इशूड और डिसीजन मेड बाय CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, पढ़ा था ना हमने। CCI जो देखता है कि आपके कॉम्पिटिशन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए अगर आप क्या कर रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो तो, है ना। तो वहां पर सर एज पर अमेंडमेंट ब्रॉट टू सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सर कंपनीज एक्ट के सेक्शन 410 के अंदर 410 के अंदर क्या किया इन्होंने? अमेंडमेंट किया। कब से किया सर? 26 मई 2017 से किया। और वो चेंज करके क्या किया इन्होंने सर? इन्होंने ये बोला कि CCI ने अगर कुछ, CCI ने भी अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की है तो उसका दुखड़ा भी तुम हमारे पास आकर के रो सकते हो। आप हमारे पास आकर के रो सकते हो दुखड़ा। कौन से वाला? जो दुखड़ा, जो दर्द आपको दिया है किसने? CCI ने। उस CCI के दर्द को भी आप हमारे यहाँ आकर के बयां कर सकते हो, और हम कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें अगर जेन्युइन है तो हम उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है जी सर।
और कैसे आया सर? बाय सेक्शन 172 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017। सर फाइनेंस एक्ट 2017 जो है उसके सेक्शन 172 में लिखा गया ये वाला अमेंडमेंट। क्या अमेंडमेंट था सर? 26 मई 2017 से NCLAT जो है वो भी सर काम करेगी क्या? सुनने का, हियरिंग का, किसके अगेंस्ट में? CCI के अगेंस्ट में। अगर CCI का कुछ गड़बड़ रही, कुछ दर्द रहा, CCI ने कोई दर्द आपको दिया है तो उस दर्द की दवा भी आपको प्रोवाइड कौन करवाएगा? अब NCLAT करवा सकता है। जुरिडिक्शंस ऑफ NCLAT का जुरिडिक्शन क्या है सर? सर इसका हेड कौन होता है? इसका चेयरपर्सन। NCLAT का हेड कौन होगा सर? चेयरपर्सन होगा। और मैक्सिमम सर कितने मेंबर्स हो सकते हैं सर? मैक्सिमम 11 मेंबर्स हो सकते हैं। मिनिमम की कोई लिमिट सर यहाँ पे नहीं है, मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट लगाई गई और वो मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं सर? 11। दूसरी चीज, बड़ा भाई कौन है? NCLAT या NCLT? सर जिसका नाम बड़ा वो खुद भी बड़ा। नाम बड़ा किसका है? NCLAT का, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो सर जिसका नाम बड़ा वो बड़ा, तो ये क्या है सर? ये बड़ा है किससे? NCLT से। NCLT छोटा है, NCLAT क्या है सर? बड़ा है। ठीक है जी सर। अपील कैन बी प्लेस्ड विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑन विच NCLT अनाउंसेस इट्स डिसीजन। सर क्या हम लोग कभी भी NCLAT के पास जा सकते हैं? जब मर्जी आई मुंह उठाए और भाग गए NCLAT के पास। NCLT ने क्या किया सर? NCLT ने हमारी बैंड बजाई, NCLT ने हमें दर्द दिया है, तो क्या हम लोग कभी भी जा सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए आपको टाइम लिमिट प्रोवाइड की गई है। अगर NCLT की बातों का आपको बुरा लगा तो आप 45 दिन 45 डेज के अंदर आकर के आप अपना दर्द हमें बयां कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप 45 डेज के बाद आओगे तो जेन्युइन रीजंस अगर आपके पास होंगे और अगर आप सेटिस्फाइड कर पाते हो तो हो सकता है आपकी सुनवाई हो जाए वहां पे, वरना आपको भगा दिया जाएगा। क्या बोल करके? कि आप तो लेट हो गए। तो अगर NCLT की किसी बात से आपको दर्द होता है तो कहां जाना है? NCLAT के पास जाना है। कितने दिन में जाना है? 45 डेज के अंदर जाना है। दोनों बातें याद रखनी है। जाना कहां पे है? NCLAT में। और कितने डेज में सर? 45 डेज के अंदर। ठीक है जी सर। द अपीलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट गोज थ्रू द एविडेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। सर क्या होगा? अब बात आई कहां पहुंच गए? NCLAT के पास पहुंच गए ना। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल का मीनिंग क्या है यहाँ पे? NCLAT ये क्या करेगी सर? ये गो थ्रू होएगी, देखेगी। क्या देखेगी? वो जो एविडेंस आपने दिए हैं, किसको दिए थे? NCLT को, जिसके कारण NCLT ने आपको दर्द दिया, वो सारे एविडेंस चेक करेगी NCLAT। और वो चेक करने के बाद बोलेगी, क्या बोलेगी? सही तो किया है, सही नहीं किया जी, नहीं गलत हुआ है, थोड़ा सा गलत हुआ है, या फिर नहीं ये तो एकदम ही गलत हो गया। तो अगर थोड़ा बहुत गलत हुआ ऑर्डर को अमेंड कर देगी, सेट असाइड कर देगी, मॉडिफाई कर देगी, जैसा अप्रोप्रिएट लगता है NCLAT को वैसा NCLAT कर देगी सर उस ऑर्डर के अंदर। ठीक है जी सर। ये सारा काम कितने टाइम में करना पड़ेगा सर? ये सारा काम बिकॉज NCLT और NCLAT बनाए क्यों गए हैं सर? स्पीडी ट्रायल के लिए। स्पीडली जो आपके डिसीजंस है वो आए सर इन केसेस के। जो केसेस है आपके सर वो तोरू के जैसे लटकते ना रहे कि ठीक है नंबर ऑफ ईयर्स चलते गए और डिसीजन तो आ ही नहीं रहा। इसलिए मैक्सिमम जो टाइम लिमिट दी गई वो कितनी दी गई है सर? टाइम लिमिट है सर 6 मंथ की। ठीक है जी। अब सर बात आती है NCLAT ने भी दर्द दे दिया तो क्या करूं? NCLT ने दर्द दिया तो कहां जाकर के रोए सर? हम लोग रो लिए NCLAT में। NCLT के दर्द को बयां किया NCLAT के सामने। NCLAT के दर्द को बयां कहां करोगे जाकर के? तो हाई कोर्ट का ऑप्शन आपके पास नहीं है सर। उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? सीधे आपको जाना पड़ेगा सर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने की टाइम लिमिट कितनी है सर? 60 डेज। NCLAT की अगर किसी बात का बुरा लगा तो जाकर के रो लो किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। कितने दिन में सर? 60 डेज के अंदर, प्रोवाइडेड दैट क्वेश्चन ऑफ लॉ आपका होना जरूरी है। अगर आपको जो लॉ बना हुआ है उसके अंदर कोई दिक्कत है तो आप जो करके रो सकते हो कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के पास। छोटे मोटी चिंदी चोरी वाली हरकतें लेकर के चले गए ना,
कोई पेनल्टी ज़्यादा लगा दी, कम कर दी, ये वो दिस एंड दैट, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उन बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास सर ऑलरेडी वर्किंग का इतना बर्डन होता है कि वो छोटी छोटी बातों को नोट नहीं कर सकता। वो कहता है सर अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है, जो लॉ बने हुए, जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए उनके रिगार्डिंग कोई दिक्कत है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो, बट आप बोलते हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ ये है या नहीं है, तो वो बताने का काम जो हमारे नीचे जितनी भी अथॉरिटी है, जितने भी बेंचेज बनी हुई हैं उन सब का है, वो सारा काम हमारा नहीं है। इसका मतलब देखो सर क्या हुआ, एनसीएलटी का दर्द लेके कहाँ गए, एनसीएलएटी के पास, एनसीएलएटी का दर्द लेके कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। एनसीएलटी से एनसीएलएटी के पास जाने का टाइम 45 डेज, एनसीएलएटी से सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का टाइम 60 डेज। आया समझ? जी सर। एनसीएलटी और जो एनसीएलएटी आपकी है वो सर उस केस को कितने टाइम में पूरा करेगी, 6 मंथ्स के अंदर पूरा कर देगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पूरा आपको समझ आ गया, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, बाय बाय, गुड डे। एलन मस्क, जिन्होंने 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाकर उसे एक कंपनी को $500 में बेच दिया, मात्र 30 साल की उम्र में अरबपति बन गए हैं एलन मस्क। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया आप में देखना चाहती है। ये शब्द हैं महात्मा गांधी के। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आज की दुनिया की हकीकत हैं, और इन शब्दों को सच करके दिखाया है एलन मस्क ने। ये शख्स अपनी दूर की सोच और क्रांतिकारी आइडियाज की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एलन मस्क के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनसे हम जिंदगी में आगे बढ़ने की, अपने ऊपर विश्वास रखने की और हर मुश्किल से निकलने की प्रेरणा ले सकते हैं। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग की तरह एलन भी एक बेहद काफी छोटी उम्र में अपना कैरियर शुरू कर चुके थे। जब वह महज 12 साल के थे तब उन्होंने बनाया था अपना पहला वीडियो गेम। वे न सिर्फ क्रिएटिव फील्ड में बल्कि पढ़ाई में भी उतने ही तेज थे। उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और बिजनेस में स्नातक की डिग्री ली है, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए। एलन बचपन से शर्मीले थे और किताबें पढ़ने के शौकीन थे। 10 साल की उम्र तक उन्होंने ऐसी किताबें पढ़ ली थी जो कॉलेज स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ते थे। 12 साल की उम्र में अपने घर पर रखे कंप्यूटर और कुछ किताबों की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर उन्होंने एक गेम डेवलप कर लिया था। एलन ने Zip2 नाम की एक कंपनी बनाई जो ऑनलाइन पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर को बनाती थी। एलन ने 1999 में अपनी कंपनी Zip2 कॉम्पैक को बेच दी और 30 साल की उम्र में ही वे $300 मिलियन करीब 20 अरब रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने X.com की स्थापना की जो बाद में पेपैल के नाम से जाना गया। 2002 में एलन ने स्पेस एक्स और 2003 में टेस्ला मोटर की स्थापना की। एलन मस्क ने फाल्कन रॉकेट बनाया और वो इस रॉकेट की सफलता के लिए जाने जाते हैं। Zip2 कंपनी को 1999 में सबसे बड़े सर्च इंजन अल्टा विस्टा ने $307 मिलियन में नगद खरीद लिया था और ये सौदा एक रिकॉर्ड बन गया था। सोचने वाली बात यह है कि जब एलन मस्क ये सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? वो भी आपकी और हमारी तरह ही एक साधारण इंसान है। वो एक साधारण फैमिली से आते हैं, उनके पास विरासत में कोई बहुत ज्यादा दौलत नहीं थी। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां, हार और विवादों का सामना किया, लेकिन आज वो जिस मकाम पर हैं वो हम सब के लिए एक प्रेरणा है। एलन मस्क हमेशा दूर की सोचते थे। उन्होंने 2003 में ही टेस्ला मोटर्स में पैसा लगाया जो इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती थी, क्योंकि मस्क ये जानते थे कि आगे आने वाले समय में लोग इस तरह की कारों को यूज करना पसंद करेंगे और इससे एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा। एलन मस्क की कंपनी अभी हाइपरलूप ट्रेन पर काम कर रही है। ये कैप्सूल जैसा दिखने वाला एक फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन का साधन होगा। दोस्तों, बात सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को खड़ी करने की या करोड़ों डॉलर्स कमाने की नहीं है। बात है बाकी लोगों से अलग सोच रखने की और अपनी उस सोच पर विश्वास रखने की, अपनी उस सोच पर मेहनत से काम करने की। क्योंकि जब कोई इंसान सफल हो जाता है तब तो दुनिया उसके नाम के गुणगान गाने लगती है, लेकिन जब वो इंसान अपने सपनों पर काम कर रहा होता है तब शायद वही लोग जो उसका गुणगान कर रहे थे वो उसका सपोर्ट नहीं करते। लेकिन एलन मस्क ने ना ऐसे लोगों की परवाह तब की थी और ना अभी करते हैं। इतना पैसा और इतनी संपत्ति होने के बाद भी, इतना ज्यादा इस दुनिया में नाम होने के बाद भी एलन लगातार मेहनत से काम किए जा रहे हैं। दोस्तों, एलन मस्क एक ऐसा नाम है जो जुनून, कड़ी मेहनत और कामयाबी का प्रतीक है। लेकिन जब मेहनत, जुनून और एक नए आइडिया के साथ चलती है तब दुनिया को कुछ ऐसा देखने मिलता है जो सबको अचंभित कर देता है। एलन मस्क की जिंदगी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उन्हें फोर्ब्स ने 2016 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में रखा था और आज वो दुनिया की सबसे फेमस बिजनेस पर्सनालिटीज में से एक हैं। किसी ने क्या खूब कहा
रहा है, सस्ते में लूट लेती है दुनिया उन्हें जिन्हें अपनी कीमत का अंदाजा नहीं होता। तो अपनी कीमत समझिए, अपने सपनों की कीमत समझिए, उन पर दिन रात मेहनत करके उन सपनों को हकीकत में बदल दीजिए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है और ऐसी ही मोटिवेशनल बायोग्राफीज आप और सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज।